और सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर लेंगे। मेरा दावा है कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, इन्हीं टॉपिक्स से क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। मेरे लाल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में हर साल आता है। इसके अंतर्गत भारतीय व्यक्ति को जो है पकड़ लिया जाएगा, गिरफ्तार किया जाएगा और बिना मुकदमे के 2 साल तक जेल में रखा जाएगा। बड़ी जो है दर्दनाक घटना थी, पूरे भारत को दुख हुआ और गांधी जी को भी दुख हुआ। और गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को आंदोलन शुरू किया। अब रिंडरपेस्ट एक प्रकार का मवेशी प्लेग था जो 1890 के दशक में अफ्रीका में फैला। उपभोक्ताओं को लुभाने के लिए कैलेंडर और देवी देवताओं के चित्रों का प्रयोग किया जाता है। और अमृतसर याद कर लो, दांडी याद कर लो, ये इंपॉर्टेंट है, मैप में आएंगे ही आएंगे। रबी का जो है मुख्य फसल गेहूं, खरीफ में आप देखोगे चावल और जायद में तरबूज। इस पूरे चैप्टर में SHG इंपॉर्टेंट है। जय हिंद मेरे चैंपियंस भाई, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। आपकी तैयारी एक नंबर की चल रही होगी। तो कई सारे बच्चे कह रहे थे सर रिवीजन के लिए कुछ ऐसा करवाइए कि बहुत कम समय में 30 मिनट में हम लोग जो है पूरे सिलेबस का रिवीजन कर लें। तो आपके इस जो है रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए मैंने एक ऐसा ही कुछ प्लान किया है, ऐसा वीडियो जिसमें हम लोग 30 से 35 मिनट में संपूर्ण सिलेबस का रिवीजन कर लेंगे और सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर लेंगे। और मेरा दावा है कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। क्लियर है? तो बिना समय हम लोग बर्बाद किए शुरू करते हैं। पहला आप देखोगे इतिहास का हम लोग महा रिवीजन शुरू करेंगे। और इतिहास में देखो पहला चैप्टर हमारे सामने मेरे लाल आता है। तो पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद। अब यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय जब हम लोग पढ़ते हैं तो फ्रांसीसी क्रांति पढ़ते हैं जो कि 1789 में हुई। अब ये राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति थी। ऐसा प्रश्न भी पूछा जाता है कि राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति किस घटना में हुई? तो फ्रांस की क्रांति में हुई। अब 2 चीज और पूछ ली जाती है, कई बार इसके कारण पूछ लिए जाते हैं और कई बार परिणाम पूछ लिए जाते हैं, तो वो भी आपको देख लेना है। ठीक है, अब सेकंड टॉपिक पर आते हैं, तो वो है नेपोलियन। फ्रांस की क्रांति में 1799 में नेपोलियन आएगा और 1815 तक रहेगा। उसी के साथ 1804 में नेपोलियन संहिता जारी करेगा और इस संहिता में ये जन्म से प्राप्त विशेषाधिकार को समाप्त कर देगा। ठीक है, तो कानून की जो है समानता स्टेब्लिश करेगा। कई बार एमसीक्यू में प्रश्न यहां से ऐसे आता है कि भाई नेपोलियन की संहिता में क्या शामिल नहीं था? आपको टिक क्या करना है? जन्म से प्राप्त विशेषाधिकार शामिल नहीं था क्योंकि इसको इसने समाप्त कर दिया था। साथ ही आप देखोगे अब जब नेपोलियन व्यवस्था बदल के चला जाएगा, 1815 में नेपोलियन की हार होती है, युद्ध होता है वाटरलू में, नेपोलियन हार जाता है, उसे सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया जाता है। अब बात आती है वियना कांग्रेस की। तो यूरोप के लोगों को बड़ी चिंता होती है, तो खास करके जो है ड्यूक मेटरनिख ये जो है यूरोप के देशों को बुलाता है और कहता है वियना में हम एक सम्मेलन करेंगे और जो पुराने वंश थे उनको बहाल किया जाएगा और नेपोलियन के द्वारा बदली गई व्यवस्था को वापस 1797 की व्यवस्था जैसी बदला जाएगा और पुराने राजवंशों को बहाल करेगा। पुरानी रूढ़िवादी व्यवस्था की वापसी होगी 1815 में। अब आप देखोगे एकीकरण, तो इसी के साथ ही देखोगे 2 घटनाएं, एक आप देखोगे जर्मनी का एकीकरण, दूसरा आप देखोगे इटली का एकीकरण। मेरे लाल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में हर साल आता है, इस बार भी आएगा। आपको एमसीक्यू में भी मिलने की संभावना है, आप देखोगे लॉन्ग में भी। तो मेरे लाल इसे तैयार कर लेना, दोनों में से एक आपको 100% मिल ही जाएगा एग्जाम में। अब आ जाते हैं सेकंड चैप्टर पर। तो भाई सेकंड चैप्टर की शुरुआत होती है प्रथम विश्व युद्ध से। किससे होती है? प्रथम विश्व युद्ध से होती है। और आप देखोगे प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव से, इसका प्रभाव क्या पड़ा? ठीक है, तो इसका प्रभाव अलग अलग तरीके से पड़ा था। अब आप देखोगे जब इसके प्रभाव की बात करेंगे तो प्रभाव के साथ ही आता है कि गांधी जी अफ्रीका से वापस आए। और जब गांधी जी अब वापस आते हैं तो अपने साथ एक विचारधारा को लेकर के आते हैं और उनकी विचारधारा थी सत्याग्रह, अर्थात सत्य के लिए आग्रह करना। क्लियर है? तो देखोगे आप गांधी जी जब वापस आए तो उन्होंने लोगों को सत्य के लिए आग्रह करना शुरू किया और गांधी जी ने 3 जो है सत्याग्रह किए। पहला आप देखोगे मेरे लाल था चंपारण, और दूसरा आप देखोगे खेड़ा था, तीसरा आप देखोगे गुजरात में अहमदाबाद था। ये 3 सत्याग्रह जो है गांधी जी ने किए। ठीक है, अब जो 3 सत्याग्रह जब गांधी जी ने किया तो इसके बाद में गांधी जी पर लोगों ने विश्वास करना शुरू कर दिया, भारत की जनता ने, और उनको लगा कि ये ऐसा व्यक्ति है जो है हमें स्वतंत्रता दिलाएगा, हमें लीड करेगा। अब इसी के बाद आप देखोगे जब गांधी जी सत्याग्रह कर रहे थे तो इसी के दमन के लिए अंग्रेजों ने जो है रॉयलेट एक्ट पास किया 1919 में, जिसे काला कानून कहा जाता था। इसके अंतर्गत भारतीय व्यक्ति को जो है पकड़ लिया जाएगा, गिरफ्तार किया जाएगा और बिना मुकदमे के 2 साल तक जेल में रखा जाएगा। इसका विरोध गांधी जी ने शुरू किया 6 अप्रैल, याद रखना 6 अप्रैल जो है 1919 को शुरू किया। ठीक है, 6 अप्रैल 1919 को शुरू किया। और आप देखोगे इसी के एवज में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड में सभी भारतीय इकट्ठा हुए और यहां पर जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया। और कितनी गोलियां चलती हैं मेरे लाल? लगभग 1650 गोलियां चलती हैं और कई भारतीयों की मौत होती है। बड़ी जो है दर्दनाक घटना थी, पूरे भारत को दुख हुआ और गांधी जी को भी दुख हुआ। और गांधी जी ने कहा कि अब अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेंगे। और आप देखोगे गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। इससे जुड़ी हुए कांग्रेस के 2 अधिवेशन है, कांग्रेस के जो है 2 सेशन है INC के। पहला आप देखोगे एक है सितंबर का सेशन जो कि हुआ कोलकाता में। कब हुआ मेरे लाल? कोलकाता में। तो याद रखना कोलकाता में हुआ। ये दिसंबर की बात कर रहा हूं मैं, 2020 की बात कर रहा हूं। ठीक है, 2020 नहीं, 1920 की मेरे लाल।
ठीक है, 1920 में। और याद रखना दूसरा दिसंबर में हुआ, और दिसंबर में जो हुआ नागपुर में। अब नागपुर में इस आंदोलन को शुरू कर दिया गया था। तो असहयोग आंदोलन 1920 से लेकर के 22 तक चला, और चौरी चौरा कांड हुआ गोरखपुर में, वहां यह समाप्त हो गया और गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया। अब बात कर लेते हैं आगे की कहानी। तो भाई इसके बाद आप देखोगे, इसके बाद क्या होगा, आप देखोगे साइमन कमीशन आएगा। याद रखना इसके बाद साइमन कमीशन को भूलना मत, ठीक है। साइमन कमीशन भारत कब आया, ये 1928 में आया मेरे लाल। तो यहां से प्रश्न पूछ लिया जाता है एमसीक्यू में भी। और आप देखोगे गांधी जी से के साथ अपनी मांग रखते हैं अरविंद से कि 11 मांगे हैं, इन्हें पूरा कर दो, और अगर 11 मार्च तक पूरा नहीं करोगे तो 12 मार्च से हम सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर देंगे। तो गांधी जी के अल्टीमेटम को उसने कंप्लीटली अवॉइड कर दिया, और गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को आंदोलन शुरू किया, और ये चलते हैं साबरमती से दांडी की तरफ। तो आप देखोगे 12 मार्च 1930 को चलेंगे, और पहुंचेंगे कब मेरे लाल, तो गांधी जी पहुंचेंगे 6 अप्रैल 1930 को। कब पहुंचेंगे, 6 अप्रैल 1930 के। गांधी जी के साथ 78 लोग थे जो चले थे, और ये लोग पहुंच के वहां पर नमक बनाते हैं। अब धीरे धीरे पूरे भारत में सब लोग अंग्रेजों के आदेश को अवॉइड करने लगते हैं। साथ ही आप देखोगे अब इसके बाद गांधी इरविन समझौता होता है। इरविन को बात समझ आती है कि गांधी जी के साथ समझौता कर लेना चाहिए। वो कहता है कि तुम जाकर के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट करो और आंदोलन को बंद करो, तुम्हारी बात मानी जाएगी। गांधी जी जाते हैं पार्टिसिपेट करने, पर उनको जो है रिस्पॉन्स नहीं मिलता बढ़िया से वहां। तो गांधी जी आएंगे, दोबारा से चलाएंगे आंदोलन, पर एक चीज जो है एक बार बंद हो जाती है कोई चीज ना, तो दोबारा से कितना भी कैसे भी चलाओगे वो उस फ्लो में नहीं आएगी। वो प्रॉब्लम यहां भी देखने को मिलती है। आगे आप देखोगे पुना पैक्ट, क्या है मेरे लाल, पुना पैक्ट। अब पुना पैक्ट में हम देखेंगे कि गांधी जी और अंबेडकर के बीच में समझौता हुआ, ठीक है, दलित आरक्षण पर समझौता हुआ, क्योंकि गांधी जी और अंबेडकर के विचार भिन्न भिन्न थे, इसी पर समझौता हुआ। साथ ही आप देखोगे सामूहिक अपनेपन, और लास्ट में एक टॉपिक है सामूहिक अपनेपन का भाव, जिसमें हम देखते हैं भारत माता की छवि जिसको बनाया अवनींद्रनाथ टैगोर ने, और राष्ट्रगीत और तिरंगा, ये किस तरीके से हमें आपस में जोड़ता है, और यही के साथ ये पूरा चैप्टर समाप्त होता है। तो इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट थे इस पूरे चैप्टर में। कई बार पूछा जाता है गांधी जी के 3 आंदोलनों को बताइए, कई बार पूछा जाता है सत्याग्रह का क्या अर्थ है, किसी 3 सत्याग्रह को उल्लेख कीजिए, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उन प्रश्नों के लिए आप इसे तैयार करोगे। बेसिकली ये टाइप ऑफ रिवीजन है जिसमें आपका सारा टॉपिक जो है क्लियर हो जाएगा। आगे बात करेंगे भूमंडलीकृत विश्व का बनना। तो इसमें आप देखोगे पहला जो इंपॉर्टेंट है सिल्क का मार्ग। अब भाई प्राचीन काल में व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान का सबसे बड़ा नेटवर्क था, एशिया, यूरोप और अफ्रीका को जोड़ता था। यहां से एमसीक्यू में प्रश्न आता है, याद रखना, और शॉर्ट में क्वेश्चन आता है। आगे देखोगे आप रिंडरपेस्ट। अब रिंडरपेस्ट एक प्रकार का मवेशी प्लेग था जो 1890 के दशक में अफ्रीका में फैला। इसमें अफ्रीका के जानवरों की मृत्यु हो जाती है, और अफ्रीका के लोग मजबूर हो जाते हैं कि जो उनके यहाँ आए हुए लोग हैं उनके यहाँ जाकर के काम करें, और अफ्रीका के लोगों को गुलाम बनाने में यूरोपीय लोगों को बहुत आसानी मिलती है। साथ ही आप देखोगे आर्थिक महामंदी जो कि 1929 में आई, इसका प्रभाव सबसे खतरनाक अमेरिका पर पड़ा। सबसे ज्यादा नुकसान अमेरिका को हुआ, लेकिन इसका प्रभाव भारत की कृषि पर भी पड़ा। तो आप देखोगे उत्पादन में वृद्धि और कीमतों में गिरावट के कारण उत्पादन में वृद्धि, कीमतों में गिरावट, विश्वव्यापी आर्थिक संकट जिसका भारत पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। अब इसी के साथ होता है ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन जो कि होता है न्यू हैम्पशायर शहर अमेरिका। इसमें 2 संस्थान स्थापित किए जाते हैं, एक IMF और दूसरा वर्ल्ड बैंक। कहानी यही खत्म होती है, इतना इंपॉर्टेंट है। और दोनों की स्थापना कब हुई मेरे लाल, 1944 में हुई। याद रखना कब हुई, 1944 में, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे तो अगला लेसन आएगा औद्योगिकरण का युग। सबसे पहले तो एक टर्म हमें समझनी होती है, आदि औद्योगिकरण। औद्योगिकरण का मतलब सिर्फ ये नहीं कि बड़ी बड़ी मशीनों को लगाना। आप देखोगे ब्रिटेन में पहले बहुत बड़े पैमाने पर कपड़ों का उत्पादन किया जाता था जिसको आदि औद्योगिकरण कहा गया था, ठीक है। अब उसके बाद मशीनें लगाई गई। तो आदि औद्योगिकरण का मतलब क्या है, कारखानों से पहले इंग्लैंड और यूरोप में घरों में बड़े पैमाने पर उत्पादन होता था जिसको आदि औद्योगिकरण कहा जाता था। और आप देखोगे अब ये बुनकरों के माध्यम से होता था। तो बुनकरों की समस्या क्या थी, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा गुमास्ताओं की नियुक्ति और बुनकरों पर कड़ा नियंत्रण। गुमास्ता क्या था, एक वेतनभोगी कर्मचारी होता था जो सभी बुनकरों पर नियंत्रण रखता था, उनकी पिटाई करता था, उन्हें परेशान भी करता था, ठीक है। आगे आप देखोगे भारत में उद्योग। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में औद्योगिक उत्पादन में तीव्र वृद्धि हुई। अब वृद्धि कैसे हुई, जब अंग्रेज प्रथम विश्व युद्ध में बिजी हो गए तो उनके यहाँ के कारखाने युद्ध का सामान बनाने लगे। तो अंग्रेजों ने भारत को भी ऑर्डर दिया कि हमें युद्ध का ये सामान चाहिए। इससे भारत का उद्योग विकसित हुआ। साथ ही अंग्रेज अब अपने यहाँ से सामान भारत भेज नहीं पाएंगे, तो उतने समय के लिए भारत के उद्योगों को विकास करने का समय मिल गया। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में औद्योगिक उत्पादन में तीव्र वृद्धि दर्ज की गई। साथ ही आप देखोगे विज्ञापन। उपभोक्ताओं को लुभाने के लिए कैलेंडर और देवी देवताओं के चित्रों का प्रयोग किया जाता है ताकि उपभोक्ता आकर्षित हो और उस कंपनी का सामान खरीदे। तो ये सारी प्रथा उसी समय से शुरू होती है। अब बात कर ले मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आप देखोगे योहानेस गुटेनबर्ग। अगर पूछा जाए प्रिंटिंग प्रेस मशीन का आविष्कार सबसे पहले किया तो इसको किया योहानेस गुटेनबर्ग ने। याद रखना 1448 में पहली प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया और पहली किताब बाइबिल इन्होंने छापी। इसी की कई प्रतियां छापी थी
और आप देखोगे इससे फिर धार्मिक सुधार शुरू हुआ, और आप देखोगे मार्टिन लूथर के विचारों ने मुद्रण के जरिए कैथोलिक चर्च को चुनौती दी, और इन्होंने एक किताब लिखी 95 थीसिस, वो बहुत ज्यादा फेमस थी। साथ ही आप देखोगे भारत में मुद्रण, अब ऐसा नहीं मुद्रण नहीं था, भारत में भी मुद्रण आता है, और आप देखोगे पुर्तगाली मिशनरी भारत में प्रिंटिंग लाए और राजा राम मोहन राय संवाद कौमुदी प्रकाशित की। क्लियर है। अब यहां से क्या हुआ भाई, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में भी इसने भाग लिया और सपोर्ट किया। अब आप देखोगे अंग्रेजों ने एक प्रेस एक्ट लागू किया था जिसका नाम था वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, ठीक है, 1878 में लागू किया। एमसीक्यू में प्रश्न आता है, ठीक है, भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों पर नियंत्रण लगाने के लिए कि अगर अंग्रेजों के खिलाफ कोई जाएगा तो उसकी मान्यता रद्द कर देंगे, उसकी सदस्यता को रद्द कर देंगे, सारा सामान जब्त कर लेंगे, ऐसा इन्होंने लगाया था। क्लियर है। तो ये पूरा था हमारा इतिहास का रिवीजन। अब भाई मैपिंग में आप देखोगे इस चैप्टर से जो है इतिहास का जो सेकंड चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद, वहीं से मैपिंग आती है। तो मैं इतिहास के कुछ स्थान बता देता हूं, चंपारण याद कर लो, खेड़ा याद कर लो, और अमृतसर याद कर लो, दांडी याद कर लो, ये इंपॉर्टेंट है, मैप में आएंगे ही आएंगे, याद रखना है। परीक्षा के लिए भाई आप देखोगे तारीखियों और हेडिंग्स, अब इनके लिए क्या करना है, पीले पेन का प्रयोग नहीं करना है, आप देखना मेरे लाल, इनके लिए आप ब्लैक पेन का यूज करो या इनको हाईलाइट कर दो हाईलाइटर से, ठीक है, आपका उत्तर बहुत बढ़िया रहेगा। अब आगे बढ़ेंगे तो बात करेंगे हम लोग भूगोल की, भूगोल का महारिवीजन करेंगे। तो देखना भाई संसाधन एवं विकास, पहला चैप्टर संसाधन एवं विकास है, जिसमें हमें पढ़ना होता है संसाधन का वर्गीकरण, उत्पत्ति के आधार पर, समाप्यता के आधार पर और स्वामित्व के आधार पर इसका वर्गीकरण कर लेना है आपको। दूसरा क्या, सतत पोषणीय विकास, यहां से शॉर्ट में क्वेश्चन आता है और आने की संभावना मेरे लाल रहती है। तो सतत पोषणीय विकास है क्या भाई, अपना विकास करना संसाधनों का उपयोग करके, पर हमारी आने वाली पीढ़ी की आवश्यकता के साथ किसी भी प्रकार का समझौता न करना। साथ ही आप देखोगे भारत में मृदा, अब भारत में कौन कौन सी मिट्टी किस किस स्थान पर पाई जाती है, इससे अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, और खास करके मैप में मेरे लाल। तो आप देखोगे मैप, आप एक देखोगे यहां से देख के आपको क्लियर हो जाएगा कि किस किस क्षेत्र में कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है। अब ध्यान देखोगे भारत में जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, लेटेराइट और मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। और लास्ट में है मृदा अपर्दन, कारण एवं संरक्षण के उपाय, और यहां से मेरे लाल क्वेश्चन लॉन्ग में आता है, इस बात को याद रखना, ठीक है, लॉन्ग में यहां से प्रश्न पूछा जाता है। तो बस इतना ही आपको पढ़ना है, एक बार रिवाइज कर लेना है और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगले चैप्टर में चलेंगे, तो अगले चैप्टर में पहली चीज जो है जैव विविधता, पहला जो टॉपिक है वो क्या है, जैव विविधता की जैव विविधता क्या है, इसका महत्व क्या है। तो जैव विविधता क्या है, आप देखोगे भारत जैव विविधता में समृद्ध है, संकटग्रस्त और दुर्लभ प्रजातियों का संरक्षण आवश्यक है और हम संरक्षण कर भी रहे हैं। अगर हम बात करें अगले में तो आप देखोगे प्रोजेक्ट टाइगर, अब उससे पहले आप देखोगे 1972 में वन्य जीव रक्षण अधिनियम लागू हुआ, फिर 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया। इसका उद्देश्य क्या था, बाघों के संरक्षण हेतु दुनिया का सबसे सफल वन्य जीव अभियान था। इसके अलावा क्या लास्ट में सामुदायिक संरक्षण है, इसके अंतर्गत था चिपको आंदोलन और बीज बचाओ आंदोलन। और आप देखोगे राजस्थान में 2 पार्क स्थापित किए गए, उसी में एक था सरिस्का, क्लियर है, उसी में क्या था, एक मेरे लाल सरिस्का था, ठीक है। तो आप देखोगे इतना है इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट। अब आगे बढ़ेंगे तो बात करेंगे जल संसाधन की। तो जल संसाधन में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, पहला क्या है, आप देखोगे जल दुर्लभता। जल दुर्लभता क्या, जल की कमी जल दुर्लभता कहलाती है, जल दुर्लभता के कारण परिणाम यही सब आपको पढ़ना है। तो अति शोषण और असमान्य वितरण के कारण जो है जल की कमी होती है, उसी जल की कमी को जल दुर्लभता कहते हैं। अब आप देखोगे बहुउद्देशीय परियोजना, तो नेहरू जी ने इन्हें क्या कहा, आधुनिक भारत के मंदिर कहा। अब डैम को हम लोग बहुउद्देशीय परियोजना भी कहते हैं। अब ये आपने पढ़ लिया, अब ये है क्या, क्या है, ठीक है, आप देखना इसका प्रभाव क्या है, ठीक है, इसके उद्देश्य क्या है मेरे लाल, इसके उद्देश्य क्या है, ऐसे प्रश्न आ जाते हैं, याद रखना, ठीक है। अब प्रमुख बांध आते हैं, भाखड़ा नागल बांध, हीराकुंड बांध, आप देखोगे टेहरी बांध, राणा प्रताप सागर बांध और सरदार सरोवर बांध, ऐसे बांध पूछ लिए जाते हैं आपसे एग्जाम में। और वर्षा जल संग्रहण, यहां से लॉन्ग में प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहती है। तो इस थर्ड चैप्टर में बस हमें इतने 4 टॉपिक कवर करने हैं और ये हमारा पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा, ठीक है मेरे लाल, बहुत बढ़िया। अब आप देखोगे कृषि भारत का आधार है। अब एग्रीकल्चर की बात कर ले तो अगर भारत की बात करते हैं तो भारत का मुख्य व्यवसाय क्या है, कृषि ही तो है। तो देखोगे आप, अब फसल ऋतुएं हैं भारत में, आप देखोगे रबी, खरीफ और जायद 3 प्रकार की फसल ऋतुएं हैं। रबी का जो है मुख्य फसल गेहूं, खरीफ में आप देखोगे चावल और जायद में तरबूज। ध्यान देना, खाद्यान्य फसलें कौन कौन सी हैं, चावल, गेहूं और भारत की कुछ अन्य फसलें भी मुख्य फसलें हैं। अच्छा, इनके बारे में प्रश्न पूछा जाता है कि इनके उत्पादन के लिए कैसी जलवायु दशाएं चाहिए, ठीक है। साथ ही आप देखोगे नकदी फसलें, इसमें गन्ना, चाय, काफी और रबर, कपास है, जिनसे प्रश्न पूछा जाता है। साथ ही आप देखोगे कुछ सुधार किए गए खेतों में चकबंदी, हरित क्रांति और श्वेत क्रांति। जैसे हरित क्रांति में MS स्वामीनाथन, श्वेत क्रांति में आप देखोगे इसी को ऑपरेशन फ्लड कहा गया। अब इसमें वर्गीज कुरियन इससे संबंधित है, तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, क्लियर है। अब ये आप देखोगे पूरा प्रॉपर रिवीजन है कि इस पूरे चैप्टर में है क्या क्या। अगर डिटेल में आपको वीडियो चाहिए ऐसा ही तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखोगे सर डिटेल में वीडियो ले आइए और मैं ले आऊंगा वीडियो, डन। अब आगे देखोगे आप खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, अगला चैप्टर है। अब इसमें पहली चीज क्या है ना, खनिजों के प्रकार। खनिज कहते किसे हैं, फिर खनिजों के प्रकार यही हम पढ़ते हैं। तो भाई आप देखोगे धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और इसके अलावा ऊर्जा खनिज थे,
तीसरा जो था ऊर्जा खनिज थे। क्लियर है। अब आप देखोगे परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से हैं, जिसमें कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस जो समय के साथ समाप्त हो जाते हैं, ये हम लोगों ने पढ़ा। गैर परंपरागत में सौर, पवन, बायोगैस और ज्वारीय ऊर्जा। क्लियर है, इनको आप पढ़ लो, इनसे बाहर कोई क्वेश्चन आएगा ही नहीं। और साथ ही आप देखोगे संरक्षण, भविष्य के लिए हमें क्या करना चाहिए, ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण करना चाहिए। क्लियर है मेरे लाल, ठीक है। तो इतना इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है, इसको अगर हम कवर करेंगे तो हमारा ये पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। अब साथ ही याद रखना विनिर्माण उद्योग, तो विनिर्माण का मतलब क्या है भाई, बड़े पैमाने पर वस्तुओं का उत्पादन क्या कहलाता है, विनिर्माण कहलाता है। तो मतलब समझोगे कि कृषि आधारित, अब देखो उद्योग जो है वो क्या होते हैं, कृषि आधारित होते हैं। तो कृषि आधारित उद्योग कौन कौन से जो इंपॉर्टेंट है, सूती वस्त्र उद्योग, पटसन और चीनी उद्योग, कृषि से कच्चा, जिन्हें कृषि जो है मेरे लाल कृषि से कच्चा माल प्राप्त होता है। क्लियर है, जिन्हें क्या होता है, कृषि से कच्चा माल प्राप्त होता है। बहुत बढ़िया। अब आगे हम देखेंगे खनिज आधारित उद्योग, इसमें लोहा एवं इस्पात आएगा, एल्युमिनियम प्रगलन और सीमेंट उद्योग आएगा। क्लियर है, इसमें क्या आएगा, एल्युमिनियम प्रगलन और सीमेंट उद्योग भी आएगा। साथ ही देखोगे अगर हम बात कर लेना पर्यावरण प्रदूषण की, तो इसमें आप देखोगे वायु, जल, तापीय प्रदूषण का औद्योगिक समाधान। अब हमें इसमें क्या करना होता है भाई, प्रदूषण है क्या, प्रदूषण कितने प्रकार का होता है, इसका समाधान कैसे करते हैं। अगर प्रश्न आता है तो ऐसा प्रश्न आता है। इधर प्रश्न आएगा तो पूछा जाएगा खनिज आधारित उद्योगों के बारे में बताइए, किसी एक उद्योग को दे दिया गया और पूछ लिया गया कि डिटेलिंग कीजिए, इसकी व्याख्या कीजिए, तो वैसा करने के लिए आपसे आ सकता है प्रश्न। ठीक है। अब लास्ट जो चैप्टर है बेसिकली मैप के लिए इंपॉर्टेंट है, मैप में ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो याद रखना इसमें है सड़क परिवहन। अब सड़क परिवहन में स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और NH-44 एक जो भारत का सबसे लंबा आप देखोगे नेशनल हाईवे है, वो इंपॉर्टेंट है। अब रेल परिवहन की बात करें तो देश का मुख्य परिवहन जो है माध्यम है। अब वंदे भारत रेल इत्यादि कुछ एग्जांपल्स हैं। अब आप देखोगे संचार की बात कर लें तो व्यक्तिगत और जन संचार दो तरीके के संचार होते हैं। जैसे आप देखोगे व्यक्तिगत में इंटरनेट आएगा, जन संचार में टीवी आएगा। क्लियर है। अगर हम बात कर ले अंतरराष्ट्रीय व्यापार की, तो इसी में अंतरराष्ट्रीय व्यापार भी है कि भाई दो देशों के बीच होने वाला व्यापार क्या कहलाता है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। अब इसमें निर्यात और आयात जो है दोनों होता है, और दोनों के बीच बैलेंस बनना चाहिए, संतुलन, ऋणात्मक और जो है पॉजिटिव ना हो, सकारात्मक ना हो, बैलेंस बना हो। साथ ही देखोगे पर्यटन, अब पर्यटन भी क्या है, सेवा क्षेत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है और वो इसी का भाग है। क्लियर है मेरे लाल, तो इतना कुछ इस चैप्टर में पढ़ना होता है। याद रखना इसमें आपको एयरपोर्ट पता होना चाहिए, कौन सा एयरपोर्ट कहाँ है। ठीक है, इसमें आपको सी पोर्ट पता होना चाहिए मेरे लाल, कौन सा सी पोर्ट कहाँ है। इसमें रोड्स आपको पता होनी चाहिए, कौन सी रोड्स, ठीक है, कौन सी रोड्स सबसे बड़ी है और कौन सी रोड्स सबसे छोटी है। क्लियर है, ये इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब आगे बढ़ेंगे और हम लोग बात कर लेंगे महत्वपूर्ण मानचित्र कार्य की। मानचित्र इसमें कहां कहां से आता है, तो पहला प्रमुख बांध ये पूछे जा सकते हैं आपसे, जैसे भाखड़ा नागल पंजाब में है, हीराकुंड उड़ीसा में है, सरदार सरोवर गुजरात में है। आप देखोगे लौह अयस्क की प्रमुख खानें जहां से लौह अयस्क प्राप्त होता है, तो कुद्रेमुख, बेलाडीला और मयूरभंज। ठीक है, अगर कोयले खदानें पूछे जाती हैं तो झरिया, रानीगंज, बोकारो। अगर आपसे पूछ लिया गया सॉफ्टवेयर पार्क, तो नोएडा, बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद, कोई भी आप एक दिखा दोगे। आगे पूछ लिया गया हवाई पत्तन, तो अमृतसर, दिल्ली, मुंबई, कहीं भी कुछ भी दिखा दोगे, आपका आंसर एकदम बिल्कुल 100% सही होगा। क्लियर है मेरे लाल। आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात कर लेते हैं देखो भूगोल में। अब भूगोल में 100% अंक लाने के लिए क्या क्या जरूरी है, पहला मानचित्र को आपको स्वच्छ भरना है, क्योंकि मानचित्र आपको ऊपर नीचे ले जाएगा। फ्लो चार्ट का उपयोग करें, जैसे आपसे पूछा गया संसाधन का वर्गीकरण, तो फ्लो चार्ट बना दो, आपका आंसर अच्छा होगा। ठीक है, और आप देखोगे महत्वपूर्ण डेटा हाईलाइट करो। अगर आप कुछ भी मेंशन कर रहे हो, जैसे आपने लिखा कि प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू हुआ, तो 1973 को हाईलाइट कर दो, इससे आपके भूगोल में नंबर अच्छे आएंगे। अब हम शुरू करेंगे लोकतांत्रिक राजनीति, और यूपी बोर्ड कक्षा 10 के लिए आप देखोगे ये बहुत जरूरी है कि हम लोग 5-10 मिनट में इसका रिवीजन कर पाए। ठीक है, अब ध्यान देना कि सत्ता की साझेदारी। अब सत्ता की साझेदारी के लिए देखो इसका मतलब क्या है, बेसिकली पावर का डिवीजन, सत्ता को बांट देना, पावर को बांट देना। दो देशों का एग्जांपल लेते हैं, श्रीलंका, दूसरा बेल्जियम। हम देखते हैं कि बेल्जियम ने अपनी पावर को डिवाइड कर लिया अपने इथनिक कंपोजिशन के अनुसार, तो वहां पर शांति व्यवस्था रही। श्रीलंका ने डिवाइड नहीं किया तो प्रॉब्लम हो गई। अब देखोगे बेल्जियम, यहां पर भाषाई तनाव को इसने क्या किया, समझदारी से सुलझाया और समान प्रतिनिधित्व दिया, और यहां पर शांति रही। श्रीलंका ने क्या किया, बहुसंख्यकवाद अपनाया, जिससे सिंघली और तमिलों के बीच युद्ध छिड़ गया। और आप देखोगे अब आ जाता है कि भाई सत्ता की साझेदारी कितनी तरीके से होती है, तो आप देखोगे एक क्षैतिज वितरण होता है जिसमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियां बटी बटी होती हैं, और ऊर्ध्वाधर वितरण होता है, इसमें केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकार के मध्य शक्तियां बटी होती हैं। अब महत्व क्या है मेरे लाल, तो सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है या सामाजिक संघर्ष की संभावना को कम करती है, ये इसका महत्व है। क्लियर है, ये इतना है आपके इस पहले चैप्टर में। अब दूसरे चैप्टर पर आ जाते हैं जो कि है संघवाद, फेडरलिज्म। अब देखोगे आप संघवाद का मतलब क्या है, संघवाद का मतलब है आप देखोगे अलग अलग स्तर पर शक्तियों का विभाजन क्या कहलाता है, संघवाद कहलाता है। तो इसमें आप देखोगे मेरे लाल पहला क्या है, संघ सूची। अब इसमें जो है विषयों को अलग अलग अनुसार बांट दिया गया, जैसे कुछ विषयों पर कानून जो है राज्य सरकार बनाएगी, कुछ पर केंद्र सरकार बनाएगी। अब आप देखोगे संघ सूची, अब इसमें क्या है, रक्षा आता है, बैंक आता है, राज्य सूची में पुलिस, व्यापार आएगा, और समवर्ती सूची में आप देखोगे शिक्षा और वन आएगा। कहने का मतलब है
अब अगर बात करोगे संघ सूची की, इस पर कानून सिर्फ केंद्र सरकार बनाएगी। राज्य सूची पर कानून सिर्फ राज्य सरकार बनाएगी। समवर्ती सूची पर कानून केंद्र सरकार भी बनाएगी और राज्य सरकार भी बनाएगी। बात समझ आई। आगे आप देखोगे भाषाई नीति। अब भारत की भाषाई नीति है और भाषाई नीति की वजह से ही संघवाद सफल हो पाया है। किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा नहीं बनाया गया भारत में। हिंदी आप देखोगे, हिंदी के साथ अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखा और हिंदी हमारी क्या है, राजभाषा है। याद रखना, राजभाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, ना कि राष्ट्रभाषा। साथ ही आप देखोगे विकेंद्रीकरण। भारत ने क्या किया, शक्तियों का विकेंद्रीकरण कर दिया 1992 में संशोधन करके, और तीसरे स्तर की सरकार पंचायती राज को शक्तिशाली बनाया गया और स्थानीय निकायों में महिलाओं के 33% आरक्षण भी दिया गया। और आप देखोगे एक और महिला वंदन अधिनियम 2023 में पारित किया गया, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और जो है राज्य की विधानसभाओं में महिलाओं को आरक्षण दिया गया है 33% का, तो उसे भी आपको देख लेना है। अब बात करेंगे हम लोग तीसरे चैप्टर की, तो ये है मेरे लाल जाति, धर्म और लैंगिक मसले। अब इसमें देखोगे सबसे पहले नारीवाद क्या है। भाई नारी के अधिकारों की बात करना, नारी और अब देखो पुरुष और महिला के समान अधिकारों की बात करना क्या कहलाता है, नारीवाद। महिलाओं के समान अधिकारों और अवसरों के लिए किया गया आंदोलन नारीवाद कहलाता है। अब लैंगिक विभाजन क्या है, समाज में पुरुष और महिलाओं के बीच जो है कार्यों का बंटवारा है, इसी को तो हम लैंगिक विभाजन कहते हैं। लैंगिक विभाजन का मतलब ये कतई नहीं है कि भाई उनकी जैविक बनावट अलग अलग है, इसका मतलब है कि उनके बीच कार्यों का बंटवारा है समाज में। आगे देखोगे आप सांप्रदायिकता, एक टर्म आती है सांप्रदायिकता। तो सांप्रदायिकता क्या होती है, जब एक धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मानकर राजनीति की जाती है, तो ऐसी स्थिति को हम सांप्रदायिकता कहते हैं। और सांप्रदायिकता की स्थिति बहुत विकट होती है, इससे हर व्यक्ति को हानि पहुंचती है, अल्पसंख्यक को भी, बहुसंख्यक को भी। आगे आप देखोगे धर्मनिरपेक्ष राज्य। अब धर्मनिरपेक्ष राज्य कौन से हैं, भाई ऐसे राज्य जिनका कोई अपना राजकीय धर्म नहीं है, जो सभी धर्मों को बराबर मानते हैं। तो भारत कैसा राज्य है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। क्लियर है। अब राजनीति में जाति, आप देखोगे जातियों का राजनीतिकरण और वोट बैंक की राजनीति की जाती है। तो आप देखोगे जाति में भी राजनीति की जाती है मेरे लाल, और राजनीति में भी जाति है। तो ये दोनों की दोनों चीजें हैं। और गांधी जी ने इसके विषय में एक बात कही कि राजनीति और धर्म को कभी अलग नहीं किया जा सकता। बात समझ आई मेरे लाल। अब आगे आप देखोगे राजनीतिक दल। राजनीतिक दल क्या है, भाई राजनीतिक दल लोगों के समूह होते हैं जिनका काम चुनाव लड़ना और सरकार बनाना होता है। तो देखोगे आप इनका काम क्या है। पहला प्रश्न यहां से आता है मेरे लाल लॉन्ग में कि राजनीतिक दलों के कार्य बताइए। तो इनका काम है चुनाव लड़ना, नीतियां बनाना, कानून बनाना और सरकार का गठन करना, ये इनके काम है। 4 हेडिंग मैंने आपको बता दी, इन्हीं को एलेबोरेट कर देना है। अब दलीय प्रणाली, तो भाई 3 तरीके की दलीय प्रणाली है। एक दलीय प्रणाली जहां पर सिर्फ एक दल होते हैं, जैसे एग्जाम्पल चीन। 2 दलीय प्रणाली जहां पर सिर्फ 2 दल होते हैं, एग्जाम्पल अमेरिका। बहुदलीय प्रणाली जहां पर कई सारे दल होते हैं, एग्जाम्पल भारत। ठीक है। आगे आप देखोगे चुनौतियां। अब दलों में चुनौतियां क्या है, दलों में चुनौती है आंतरिक लोकतंत्र की कमी है, इनमें वंशवाद है, धन और बाहुबल का बढ़ता प्रयोग है। तो ये क्या है, इन दलों की चुनौतियां हैं। ठीक है। आगे आप मेरे लाल बढ़ेंगे तो हम लोग बात करेंगे अगले चैप्टर की। अगला चैप्टर है लोकतंत्र के परिणाम। अब इसका मतलब क्या है, आप देखो निष्कर्ष, लोकतंत्र अन्य सभी शासनों से बेहतर है क्योंकि यह आप देखोगे विविधताओं में सामंजस्य स्थापित करता है। यह क्या करता है मेरे लाल, विविधताओं में सामंजस्य स्थापित करता है। जैसे हमारे देश में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग, अलग अलग कल्चर को फॉलो करने वाले लोग हैं, पर सबके बीच क्या करता है, सामंजस्य स्थापित करता है। तो याद रखोगे मेरे भाई कि लोकतंत्र क्या है, उत्तरदायी। लोकतंत्र वैध क्यों है, क्योंकि ये उत्तरदायी शासन है। सरकार जनता के प्रति जवाबदेह है, इसलिए उत्तरदायी है। वैध शासन है क्योंकि लोकतंत्र कानून द्वारा स्थापित होता है, जनता की ये अपनी सरकार है। साथ ही आप देखोगे पारदर्शिता है इसमें, नागरिकों को फैसले की प्रक्रिया जानने का पूरा अधिकार है। गरिमा और स्वतंत्रता, लोकतंत्र नागरिकों के आत्मसम्मान की रक्षा करता है। कोई पूछे कि लोकतंत्र वैध क्यों है, लोकतंत्र जो है आप देखोगे उत्तरदायी शासन क्यों है, तो सारी ये लिख दोगे, सारी हेडिंग्स हैं और सारे की एक्सप्लेनेशन, इसी को थोड़ा सा एलिबरेट करके लिख देना है। अब कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं इस चैप्टर से कि जब भी आप लिखोगे अगर इसे मेंशन करोगे तो बढ़िया रहेगा। पहला क्या है, गठबंधन सरकार। जब 2 या 2 से अधिक दल, कई बार क्या होता है कि किसी भी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिलता, तो ये 2 या 2 से अधिक दल आपस में मिलकर के सरकार बनाते हैं, ऐसी सरकार को हम गठबंधन सरकार कहते हैं। आगे आप देखोगे शपथ पत्र। अब ये शपथ पत्र क्या है, अपनी सूचनाओं की पुष्टि के लिए दिया गया कानूनी दस्तावेज क्या कहलाता है, शपथ पत्र कहलाता है। साथ ही देखोगे आप दल बदल। अब पहले क्या था, पहले लोग जो है चुनाव जीतने के बाद पार्टी बदल लेते थे। सरकार ने क्या किया, इस दल बदल कानून लागू किया और ऐसा लोगों का दल बदलना जो है पॉसिबल नहीं हो पाया। सूचना का अधिकार आरटीआई जो कि 2005 में लागू किया गया, जिसके अंतर्गत आपको अधिकार दिया गया है कि आप जो है कुछ भी जिस बारे में जानना चाहते हो उस बारे में जान सकते हो। ठीक है मेरे लाल। तो देखोगे आप, अब अगर आपको सिविक्स में बहुत बढ़िया चाहिए तो क्या करना है, उत्तरों को पॉइंट्स में लिखना है। ठीक है। महत्वपूर्ण संविधान संशोधन जैसे 73वां 74वां इनका जिक्र करना है, इससे आपके आंसर में प्रमाणिकता आ जाती है। साथ ही देखोगे आप फ्लो चार्ट का यूज करना है। आप देखोगे जैसे शक्तियों का विभाजन, यहां पर फ्लो चार्ट का यूज कर सकते हो, जैसे क्षैतिज विभाजन, ऊर्ध्वाधर विभाजन, तो फ्लो चार्ट यूज करो, बढ़िया रेलम लेल। अब आगे आप देखोगे आर्थिक विकास की समझ। अब इसमें क्या करना है भाई, इकोनॉमिक्स हम पढ़ेंगे। बेसिकली इकोनॉमिक्स में जो पहला चैप्टर है वो है विकास।
तो विकास में देखो क्या क्या क्या, पहला तो प्रश्न यही आता है कि विकास के लक्ष्य क्या हैं। तो भाई हर व्यक्ति के अलग अलग लक्ष्य हैं और आप देखोगे विकास के लक्ष्य जो है भिन्न भिन्न हो सकते हैं। फिर एक टॉपिक आता है ना आपकी प्रति व्यक्ति आय क्या है। तो भाई देश की कुल आय को देश की कुल जनसंख्या से जब डिवाइड करोगे तो प्रति व्यक्ति आय निकल के आ जाएगी। मानव विकास सूचकांक स्वास्थ्य, शिक्षा और आय के आधार पर तुलना की जाती है। तो अगर पूछा जाए कि मानव विकास सूचकांक के घटक क्या क्या है, तो स्वास्थ्य है, शिक्षा है और आय। अगर इन तीनों को मिलाएंगे तब ये मानव विकास के घटक बनेंगे। साथ ही सतत विकास की बात कर लें तो भाई भावी पीढ़ी की जरूरतों को ध्यान में रखकर संसाधनों का प्रयोग करके अपना विकास करना क्या कहलाता है, सतत विकास कहलाता है। और सतत विकास को ही धार्यता भी कहते हैं, विकास की धार्यता याद रखना। अब तुलना के मानक क्या क्या है, केवल आय ही जो है आप देखोगे तुलना का मानक नहीं है। साक्षरता दर और शिशु मृत्यु दर भी विकास के महत्वपूर्ण सूचक हैं। इनके आधार पर भी हम लोग कहीं का विकास मेजर करते हैं। अगला चैप्टर की तरफ बढ़ोगे तो वो है भारत जो है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। तो भाई आप देखोगे धन कमाने के उद्देश्य से की जाने वाली क्रियाओं को हम लोग आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। अब आर्थिक क्रियाओं को हम लोगों ने अलग अलग पार्ट में कैटेगराइज कर दिया है। इसी में आप देखोगे कुछ क्रियाएं जो है आती हैं प्राथमिक क्षेत्रक में। प्राथमिक क्षेत्रक क्या है, जब हम लोग डायरेक्टली नेचर का उपयोग करते हैं तो ऐसे क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्रक कहते हैं। अब इसमें क्या आएगा, प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग जैसे कृषि, मत्स्य पालन और खनन। द्वितीय क्षेत्रक में क्या आता है, विनिर्माण। जितने भी उद्योग धंधे हैं वो सब किसमें आएंगे, जिसमें हम लोग कच्चे माल का प्रयोग करके नई वस्तु को बनाते हैं, वो किसमें आता है मेरे लाल, वो आता है द्वितीय क्षेत्रक में। अब आगे आप देखोगे तृतीय क्षेत्रक, इसमें जितने भी सेवा क्षेत्र है वो किसमें आएंगे, तृतीय क्षेत्रक से। इसका नाम सेवा क्षेत्र भी है। परिवहन, बैंकिंग, शिक्षा ये सब तृतीय क्षेत्रक में आते हैं। और ध्यान रखना जीडीपी क्या है, तीनों क्षेत्रकों के कुल उत्पादन का योगफल क्या कहलाता है, जीडीपी कहलाता है, एक निश्चित समय में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अगले चैप्टर की जो कि है मुद्रा एवं साख। तो सबसे पहला प्रश्न तो यही कि मुद्रा क्या है, विनिमय का एक माध्यम है। मुद्रा क्या है, विनिमय का एक माध्यम है। पहले जो था वस्तु विनिमय प्रणाली थी जिसमें हम लोग वस्तु देते थे, वस्तु लेते थे। अब उसके स्थान पर मुद्रा आ गई। तो मुद्रा क्या है, मुद्रा जो है विनिमय का एक माध्यम है या वस्तुओं के दोहरे संयोग की समस्या को हल करती है। साथ ही आप देखोगे औपचारिक साख। अब भाई देखो कर्ज क्या है, साख क्या है, भाई किसी से जो है एक समझौता जिसमें हम लोग किसी से ऋण लेते हैं और उसे पैसे वापस करने का वादा करते हैं, जिसमें ब्याज दर डिसाइड होती है, उसे साख कहते हैं। साख दो जगह से ले सकते हैं। पहला औपचारिक साख, बैंक और सहकारी समितियां ये औपचारिक साख के अंतर्गत आती हैं, इनका नियमन आरबीआई करता है। आप देखोगे अनौपचारिक साख, साहूकार, व्यापारी, रिश्तेदार ये सब अनौपचारिक साख में आते हैं। इसके अलावा एसएचजी, इस पूरे चैप्टर में एसएचजी इंपॉर्टेंट है। और आरबीआई देख लेना, आरबीआई की स्थापना कब हुई, इसके कार्य क्या है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर है मेरे लाल। तो एसएचजी क्या है, स्वयं सहायता समूह, जो गरीबों आप देखोगे विशेषकर महिलाओं की मदद करते हैं। गांव में 2-4 महिलाएं इकट्ठा हुई, उन्होंने अपना समूह बना लिया और अपनी डेली की बचत जमा कर दी है, तो उनके पास अच्छा खासा इनकम हो जाएगा और वो अपना पैसा शेयर करके अपना काम चला सकती हैं। ये सेल्फ हेल्प ग्रुप है। आगे देखेंगे वैश्वीकरण और अर्थव्यवस्था। अब इसमें आप देखोगे पहला कॉन्सेप्ट आता है एमएनसी क्या है, मल्टीनेशनल कंपनी। ऐसी कंपनियां जो एक से अधिक देशों में उत्पादन करती हैं या उनकी उत्पादन इकाइयां स्थित हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज कहते हैं। अब भाई आप देखोगे पहले तो भारत ने बंद कर रखा था विदेशी व्यापार 1947 से लेकर के 91 तक। ऐसा इसलिए ताकि हमारे देश की कंपनियां ग्रो हो जाएं और विदेशी कंपनियों का सामना कर सके, वरना पहले ही विदेशी कंपनी आ जाएगी तो हमारे यहाँ की कंपनी ग्रो भी नहीं हो पाएगी। और 1991 में हमने क्या करा, 1991 में हमने अपने यहाँ का व्यापार खोल दिया और उसी को हम लोगों ने उदारीकरण कहा। तो 1991 में हमने नई इकोनॉमिक पॉलिसी लॉन्च करी जिसको एनईपी कहते हैं। इसमें 3 चीजें थी, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। याद रखना। अब आप देखोगे डब्ल्यूटीओ, विश्व व्यापार, ठीक है, डब्ल्यूटीओ क्या है, आप देखो इसको कहते हैं विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना इसकी कब हुई मेरे लाल, 1995 में। मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा में। इसका काम क्या है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार को रेगुलेट करना। प्रभाव आप देखोगे, अब वैश्वीकरण का प्रभाव, उपभोक्ताओं को अधिक विकल्प मिले लेकिन छोटे उत्पादकों को कड़ी चुनौती मिली और कई सारे छोटे उत्पादक समाप्त भी हो गए इसमें। आगे बढ़ेंगे तो बात करेंगे उपभोक्ता के अधिकार की। तो उपभोक्ता के अधिकार में सबसे इंपॉर्टेंट है कोपरा, जिससे प्रश्न पूछा जाता है। उपभोक्ता का आप देखोगे संरक्षण अधिनियम, जो ग्राहकों को शोषण से बचाने के लिए बनाया गया। और उपभोक्ता के जितने अधिकार है ना मेरे लाल, आप देखोगे सुरक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, चुनने का अधिकार, निवारण का अधिकार। इसके अलावा 2 अधिकार और हैं। तो ये अधिकार इंपॉर्टेंट है, जहां से लॉन्ग प्रश्न आने की संभावना रहती है, याद रखना। तो ये इतने टॉपिक इंपॉर्टेंट है। और आप देखोगे लास्ट में जागो ग्राहक जागो और उपभोक्ता दिवस, ठीक है, उपभोक्ता दिवस मेरे लाल, ठीक है, जो कि कब मनाया जाता है, जो कि मनाया जाता है आप देखोगे 24 दिसंबर को। याद रखना 24 दिसंबर को मनाया जाता है। क्लियर है, ये इतना इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। अब देखोगे आप, ठीक है, अब महत्वपूर्ण शब्दावली क्या है, प्रच्छन्न बेरोजगारी, जो कि आपके चैप्टर में आता है। जब जरूरत से ज्यादा लोग एक ही काम में लगे हों, जैसे खेती में 4 लोगों की जरूरत है और पता लग रहा है 8 लोग लगे हैं, तो 4 लोग जो है ना वो प्रच्छन्न बेरोजगार हैं। अगला आप देखोगे साक्षरता दर, 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों की शिक्षितों का अनुपात जो है वो क्या कहलाता है, साक्षरता दर कहलाता है। सकल घरेलू उत्पाद क्या है,
एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य क्या कहलाता है? सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। और आधारभूत संरचना, तो सड़क, बिजली, परिवहन जैसे जो साधन है विकास के लिए बहुत जरूरी है, इनको हम क्या कहते हैं? आधारभूत संरचना कहते हैं। क्लियर है मेरे लाल? तो हम लोगों ने क्या करा, बहुत जल्दी से रिवीजन कर लिया इस पूरे सिलेबस का। आप देखोगे अब अगर हम इको में बहुत बढ़िया नंबर लाना चाहते हैं तो भाई आंकड़ों का प्रयोग करना है अपने उत्तर में, और आप देखोगे अंतर बताने वाले प्रश्नों को टेबल बनाकर लिखना है, ठीक है, और परिभाषा के साथ उदाहरण लिखना है, ताकि आपका उत्तर कैसा बन जाए? प्रमाणिक बन जाए। क्लियर है? तो ये था हमारा आज का लास्ट पॉइंट, और इस जो है 30-35 मिनट में हमने क्या किया, इस पूरे चैप्टर का जो है रिवीजन कर लिया। क्लियर है मेरे लाल? और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको यूपी बोर्ड हाई स्कूल विद्याकुल चैनल ज्वाइन करना होगा। और अगर आपको थोड़ा डिटेल में सॉल्यूशन चाहिए पूरे का, या आपको चैप्टर वाइज रिवीजन करना है, तो उसके लिए आपको नीचे एकदम बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाना है। जब 500 कमेंट पूरे हो जाएंगे तो मैं अगली वीडियो लेकर के आ जाऊंगा। क्लियर है? तो हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड लव यू ऑल।